हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण के प्रमुख साधन या संस्थाएं, मदर एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। इतनी लंबी प्रक्रिया या प्रोसेस किसी एक साधन अथवा संस्था के द्वारा संचालित, निर्देशित तथा प्रभावित नहीं हो सकती, बल्कि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्तरों पर उसे अनेक समूह तथा संस्थाएं प्रभावित करती हैं। इस संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं जो इस प्रकार से हैं। बियरस्टेट महोदय ने अपने विचार दिए हैं एक परिभाषा के रूप में। पर्सनैलिटी इज नेवर मेड अप, सोशलाइजेशन प्लेज ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ए पर्सन डज नॉट एक्वायर हिज क्वालिटीज फ्रॉम बर्थ itself, but as a member of society he earns gradually. Different agencies of socialization have a role in this process of life cycle. बियरस्टेट महोदय के कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सामाजिकरण की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। व्यक्ति जन्म से ही अपने गुणों को प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि समाज के सदस्य के रूप में वह धीरे धीरे अर्जित करता है। जीवन चक्र की इस प्रक्रिया में समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों की भूमिका होती है। अनेक अभिकरण ऐसे हैं जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू J.H. फिक्टर के अनुसार द होल सोसाइटी एक्ट्स एज एन agency for socialization. Every person with whom he comes in contact is an agent or agent of socialization in same form. संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है वह किसी न किसी रूप में समाजीकरण का एक अभिकर्ता या एजेंट होता है। अब हम देखेंगे सामाजिकरण के प्रमुख साधन या संस्थाएं कौन कौन से जो है समाजीकरण करने वाली संस्थाएं हैं। इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक संस्थाएं तथा द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाओं में सबसे पहले आता है, पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत परिवार यानी कि फैमिली। परिवार सामाजिकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सामाजिकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार सामाजिकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, अतः विश्व के सभी समाजों में सामाजिकरण की वह आधारभूत संस्था के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे क्रीड़ा समूह है अर्थात प्ले ग्रुप। बच्चे का क्रीड़ा समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होता है। इस कारण क्रीड़ा समूह का भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में अत्यंत प्रभावशाली स्थान होता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर जब घर के बाहर कदम रखता है तो उसका संपर्क अन्य बच्चों से भी होता है। उसके साथ वह क्रीड़ा करता है, यानी कि खेलता है, उठता है, बैठता है। ये बच्चे अलग अलग परिवारों के होते हैं। इस कारण उनके व्यवहार के ढंग, रीति रिवाज, रुचियां, मिजाज आदि भी अलग अलग तरह के होते हैं। इन विविधताओं के बीच बच्चा खेल तो खेलता ही है, साथ ही वह अनुकूलन की कला, मिलजुल कर काम करने की आदत तथा सामाजिक संबंधों को परिवार के दायरे के बाहर फैलाने का ढंग भी सीखता है। इन क्रीड़ा समूहों में ही उन्हें सामाजिक व्यवहार का प्रारंभिक प्रशिक्षण मिलता है। साथियों के साथ खेलने में बच्चे को अपनी स्थिति
तथा भूमिका का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ उसे अपनी योग्यताओं तथा अयोग्यताओं, क्षमता तथा कमियों का भी ज्ञान होता है। ये सब उसे अपने विषय में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। जिन बच्चों को अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, उनके अंदर एक संतुलित तथा स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है तथा उसके अंदर अनेक मानसिक व्याधियों के उत्पन्न होने का भय रहता है। सामान्यतः देखा जाता है कभी कभी जब साथ के छोटे बच्चे नहीं होते हैं और बड़ों में बच्चा बैठना शुरू कर देता है, तो उसमें पहले ही बड़े लोगों जैसे ही गुण आने लगते हैं और उसी प्रकार से बातें करने लगता है, जबकि उसे अपनी आयु के अनुसार सब कुछ सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पड़ोस। बच्चे के सामाजिकरण में पड़ोस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति अपने आस पड़ोस में जो रहने वाले लोगों के आचार विचार, मूल्यों, विश्वासों, मान्यताओं आदि की अवहेलना नहीं कर सकता। पड़ोस उसका ऐसा प्रत्यक्ष पर्यावरण है जिसके साथ निरंतर अनुकूलन करना पड़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वीकृत सामाजिक व्यवहारों के प्रतिमानों को ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नातेदारी समूह है, यानी कि रिलेटिव ग्रुप्स। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, देवर, ये जो भी रिश्ते होते हैं, सभी संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही है। इन सभी के प्रति उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। किसी के साथ घनिष्ठ एवं हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी से दूरी बढ़ती जाती है। विभिन्न रिश्तेदार भी बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं जिसे वह आत्मसात कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह, यानी कि मैरिज। व्यक्ति के जीवन पर विवाह का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के एवं लड़की को अन्य भूमिका, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की भूमिका निभानी होती है। ये भूमिका उनके लिए पूर्णतः नई होती है, जिसका पूर्वाभ्यास भारतीय समाज में नहीं होता। पाश्चात्य समाज में अधिकतर होता ही है और ये भारत में अन्य देशों से ये प्रथाएं भिन्न हैं, क्योंकि भारत में पहले से ही परिचय नहीं कराया जाता है। जब शादी होती है तो पारिवारिक सदस्य ही देखने के लिए जाते हैं और बाद में ही लड़के और लड़की के का वार्तालाप हो पाता है। विवाह के बाद लड़के और लड़की को अनेक दायित्वों का निर्वाह करना होता है और यही आगे चलकर माता पिता, दादा दादी तथा नाना नानी आदि जो परिस्थितियां होती हैं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थिति एवं भूमिका ग्रहण करनी और अंतरिकृत करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीय संस्थाएं, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी सामाजिकरण की मुख्य संस्थाएं हैं। इन्हीं संस्थाओं में बच्चे को या बच्चे की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है और वह अज्ञानता से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। शिक्षण संस्थाओं में बच्चे के लिए सामाजिक संबंध स्थापित करने का क्षेत्र और भी विस्तृत हो जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वहाँ वह विभिन्न प्रकार के बच्चों एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। स्कूल एवं कॉलेज में पुस्तकों के माध्यम से बच्चे को देश व विदेश के समाज व संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है। इससे उसके व्यक्तित्व के विकास में काफी सहायता मिलती है। इतना ही नहीं, स्कूल व कॉलेज में बच्चा अनेक टीचर्स के संपर्क में आता है। उनके उपदेश एवं जीवन आदर्श भी बालक को प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर वह अपने जीवन का मार्ग चुन सकता है। बच्चा अपने शिक्षकों में से ही किसी एक शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढाल भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। आज राज्य के कार्यों में इतनी वृद्धि हो गई है कि जीवन का कोई भी पक्ष या क्षेत्र उसके अधिकार या उत्तरदायित्व की परिधि से बाहर नहीं रह गया है। राज्य, विवाह,
संपत्ति, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, कला, भाषा आदि सभी विषयों पर कानून बनाने तथा नागरिकों के जीवन को संचालित करने का अधिकार रखता है। स्वाभाविक है कि आधुनिक राज्य की सर्वांगीण सत्ता का प्रभाव लोगों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप भी नागरिकों की मनोवृत्तियों, विचारों, विश्वासों आदि को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की मनोवृत्तियां, विचारधाराएं इत्यादि उन व्यक्तियों की मनोवृत्तियों तथा विचारों से भिन्न होंगी जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के अंदर रह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। आर्थिक संस्थाएं भी व्यक्ति के व्यवहार, प्रतिमानों, मान्यताओं तथा विचारधाराओं आदि को प्रभावित करती हैं। पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करती है, जबकि इसके विपरीत समाजवादी आर्थिक व्यवस्था समष्टिवादी तथा सहयोगात्मक प्रवृत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय भी व्यक्तियों के अंदर विशिष्ट प्रकार के व्यवहार, प्रतिमान, प्रवृत्तियां तथा दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई पेशा यानी कि व्यवसाय करता ही है। उसका व्यवसाय भी उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। प्रत्येक व्यवसाय के अपने कुछ अलग आदर्श होते हैं या आदर्श मान होते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर से जिस प्रकार के व्यवहार प्रतिमान की आशा की जाती है, एक वकील या इंजीनियर से उस प्रकार के व्यवहार की आशा समाज नहीं करता, क्योंकि एक डॉक्टर का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आधा रोग तो तभी दूर हो जाता है जब डॉक्टर का व्यवहार ठीक होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय के आदर्श मानकों को किसी न किसी मात्रा में अवश्य ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे धार्मिक व सांस्कृतिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक लौकिक तथा दूसरा पारलौकिक। धर्म का पारलौकिक पक्ष शक्तियों के पारस्परिक संबंधों के विषय में बताता है, जबकि उसका लौकिक पक्ष लोकाचार, सदाचार इत्यादि के विषय में व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करता है। व्यक्ति का सामाजिकरण उसके धर्म के इस लौकिक पक्ष से भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म में बताए गए व्यवहार, रहन सहन संबंधी नियमों, विश्वासों आदि को अनजाने में ही ग्रहण कर लेता है। धर्म के अतिरिक्त व्यक्ति के सामाजिकरण को कला, साहित्य, भाषा आदि सांस्कृतिक तत्व भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक संस्थाएं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस अथवा ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस। व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा होता है उसके मूल्यों को भी ग्रहण करता है। वह व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। छोटे एवं बड़े अधिकारी, एजेंट, प्रबंधक आदि के संपर्क से वह व्यवसायिक ज्ञान व गुण ग्रहण करता है और प्रशासनिक ढांचे से परिचित होता है। अब ये जो भी संस्थाएं बताई गई थी, इन संस्थाओं के अतिरिक्त व्यक्ति का किसी अजनबी के संपर्क में आने पर भी उससे एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय समाज में एक व्यक्ति कई बातें अपने जातीय समूह से सीखता है। जाति के अनुसार ही उसे खान पान, छुआछूत, विवाह आदि के नियमों का पालन करना होता है। प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति होती है जिसे व्यक्ति को सीखना आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसका सामाजिक दायरा भी बढ़ता चला जाता है और अनेक संस्थाओं के माध्यम से उसका सामाजिकरण होता जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।